सोशियोलॉजी का पेपर है पार्ट सेकंड, पेपर 2 पार्ट बी। दीज आर सम क्वेश्चंस जिस पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हाँ दर्श, कुछ डाउट नहीं? ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अभी हम सोशियोलॉजी रिलेटेड करेंगे, फिर उसमें कॉमन कॉमन क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे। पहली प्रॉब्लम थी हमारी, जो हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन है उसमें सोशियोलॉजिस्ट के नाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो, अब हर सोशियोलॉजिस्ट को तो हम याद नहीं कर सकते हैं, और हर सोशियोलॉजिस्ट में हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे चाहे सोशियोलॉजिस्ट हो, चाहे हिस्टोरियन हो, या गांधी जी ने कुछ बोला है या विवेकानंद ने कुछ बोला है, आप अगर 3 लाइन लिखने के बाद उसका नाम आगे लिख रहे हो, तो एग्जामिनर अगर उसको पता है चीजें, तो वो ये उम्मीद करता है कि लाइंस बहुत प्रॉपर लिखी गई हैं। हम उसकी डेफिनेशन को खराब करके या अपनी भाषा में अगर लिखते हैं, तो उस चीज में क्या होते हैं, मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब सोशियोलॉजी की बात आ गई है, तो इनके बारे में हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ डेफिनेशन याद करने पे फोकस करते हैं। जैसे कि अब अपने टॉपिक उठाएं जो डेफिनेशंस पे बात करें, और हमारे क्वेश्चन में भी आया है, शायद उसकी परिभाषा आई है, किसकी? परिवार की, जॉइंट फैमिली वाली परिभाषा आई है। ठीक है, तो इसको डील करने का मेरे हिसाब से तरीका ये है कि आप फेमस फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि समाज की परिकल्पना में कुटुंब क्या है, परिवार की किसने डेफिनेशन दी, नातेदारी क्या होता है, वंश गोत्र परंपरा क्या है, आपको अगर नोट्स में या जहां से भी आपने तैयारी करी, हमको क्या बोला गया, 3-4 लोगों के हिसाब से डेफिनेशन बता दी जाती है। लेकिन हर डेफिनेशन या हर प्रिपरेशन के बाद क्या तो बोला गया हो कि ये आदमी की डेफिनेशन मोर एक्यूरेट है, इस आदमी ने ज्यादा इसमें काम किया है, और इसकी डेफिनेशन को आज की डेट में बहुत मान्यता प्राप्त है। क्या ऐसा किसी के नोट्स में या क्लास में आपने पढ़ा है, तो ऐसा बोला गया है, लिखा गया है? हाँ या ना बोलो। होगा। जैसे कि एक कौन सा आता है अपना सोशियोलॉजिस्ट एग्जैक्टली अभी, दुर्खी। ठीक है, दुर्खीम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, तो दुर्खीम की थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर दुर्खीम का नाम कहीं पर आ चुका है तो इस चीज का सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन याद करना है एक सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी। ठीक है, एक सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी याद कर लो, या फिर उसकी बेसिस पे उसने डेफिनेशन जो दी है वो आप इसको याद करो। इससे फायदा क्या होगा कि भाई परिवार की परिभाषा बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। उस परिवार की परिभाषा का उपयोग हम हमारे 7 मार्कर और 10 मार्कर के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी परिवार कुटुंब से संबंधित जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आया है, तो एक बेसिक डेफिनेशन हमें याद हो जाएगी, सो एंड सो आदमी की। क्लियर? अब क्वेश्चन आया है कि 2 मार्कर में वो आ गया है, तो क्या करें, जो हमने याद किया वो नहीं आया। तो इसका सिद्धांत मैं आपको क्लियरली बताती हूं, आपको हर डेफिनेशन को याद करने जाओगे तो डेफिनेशन हो जाती है मिक्स। अब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना याद करो, नहीं आता है तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें आप अपने जो लिखने का तरीका है ना, उस तरीके को चेंज करो। अब फॉर एग्जाम्पल आज के क्वेश्चन में किसकी डेफिनेशन आई है, हम उसी से लेके चलते हैं। इरावती कर्वे, हाँ, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। संयुक्त परिवार को परिभाषा किसी और ने भी दी हुई होगी। ठीक है, ये क्या बोल रही हैं, एक संयुक्त परिवार सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहने वाले ऐसे समूह लोगों का समूह है जो कि एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं, सम्मिलित संपत्ति होती है और सम्मिलित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, और एक दूसरे के साथ रक्त संबंध से संबंधित रहे हैं। प्रॉपर इन्वर्टेड कोमास में हमको आंसर दिया गया है। अब जब आपने जो ये अपना संयुक्त परिवार पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली 4-5 लोगों की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, उन 4-5 लोगों में कुछ की डेफिनेशन में कुछ अंतर, कुछ की डेफिनेशन में कुछ अंतर है, तो आपको बस फोकस इतना करना है कि किस आदमी ने कुछ अलग बात कही है। जैसे कि कर्वे जी ने एक रसोई में खाना बनाते हैं, ठीक है, किसी और ने कोई दूसरा तरीका दिया होगा। अब हमें कर्वे जी की नहीं आ रही है, बट एक कोई तो छोर आप अगर पकड़ लो कि भाई इस इंसान ने ये चीज अलग दी है। बाकी संयुक्त परिवार क्या होता है, आप लेम लैंग्वेज में आप लोगों को पता रहता है, एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ब्लड से रिलेटेड लोग जो साथ में रहते हैं और साथ में अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं। किसी ने डेफिनेशन दी होगी कि उनके जो आर्थिक
वो रहते हैं हित, वो भी साथ में डिपेंडेंट होते हैं। दी है किसी ने डेफिनेशन? डेफिनेटली दी होगी। तो एक एक छोर पकड़ो, फिर इरावती परिवार के अनुसार डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती है। हम क्या लिखेंगे कि इरावती के अनुसार उन्होंने इन चीजों पे कुछ कुछ फोकस किया है कि संयुक्त परिवार ये होता है जो खाना बनाता है, साथ में रहता है। 3-4 पॉइंट में लिख के खत्म करो, इन्वर्टेड कॉमा से हट जाओ। इससे क्या हुआ? आपने कुछ जिस्ट निकाल के दे दिया। एक आध लाइन इरावती करवे की होगी और कुछ कॉमन जॉइंट फैमिली की जो कंडीशन है वो गलत तो नहीं है भाई। जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन तो आपने सही दी होगी क्योंकि आप उसको जानते हो, लेकिन अगर एक दो छोर भी पकड़ लिया तो जीरो से हम क्या है बच जाएंगे, और हमें कुछ ना कुछ 0.51, अब उसके ऊपर है वो कितना मार्क्स देता है, हम लोग उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपको किनशिप का थ्योरी आ गई। और किससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है अपना, आगे जब आते हैं तो शिक्षा, परिवार क्या होता है, जाति व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, और सभ्यता की क्या डेफिनेशन है, संस्कृति की क्या डेफिनेशन है। तो बस इतना करो, उसके बाद इस पे बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर आप इनको याद करने चले गए तो वहां जाके कितना भी कर लो कंफ्यूजन जरूर होगी, आप 100% सही नहीं लिख पाओगे। फिर उस एक क्वेश्चन के पीछे हमारा जो परिवार का पूरा टॉपिक है हम उससे सेक्रीफाइस कर लेंगे। हमें परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषता क्या होती है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, हम उसमें अच्छे से आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो क्या निकला? सिंपल से लिखो, अपना तरीका चेंज करो, और एक डेफिनेशन याद करने के बाद उस डेफिनेशन को अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए बिल्कुल याद कर लो। क्योंकि अगर आपने ये भी याद नहीं करी ना तो बाद में क्या होता है, हमको जब क्वेश्चंस लिखने जाते हैं तो हमको कुछ और छोर नहीं मिलता जो आपने भी बोला था मुझे, ठीक है, कि कहाँ से चालू करें, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट के साथ अच्छी बात है, आपने इरावती करवे की याद कर ली। अब आपके पास क्वेश्चन आया जिसमें फैमिली के बारे में बोला है कि परिवार की कुछ क्या बताइए, विशेषताएं बताइए, और 10 मार्कर का क्वेश्चन है और कुछ समस्याएं बताते हुए वर्णन कीजिए। तो शुरुआत की डेफिनेशन इरावती करवे के अनुसार परिवार ये होता है, लेकिन इसमें निम्न समस्याएं भी इन्हीं की वजह से आती हैं। चालू हो गई अपनी समस्याएं, ठीक है, हमने रिलेट भी कर दिया। हमारा 10 मार्कर के क्वेश्चन के लिए एक ऑथेंटिक इंट्रोडक्शन भी क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर? तो एक तो क्लियर, ये अपना 2 मार्कर के ऊपर बात हो गई। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, पेपर कंप्लीशन वाली बात। ठीक है, सोशियोलॉजी के साथ और दूसरी बात ये कह सकते हैं आपको, पेपर कंप्लीशन के लिए एक और चीज, अब चलो ओवरऑल बात करते हैं, उसको छोड़ो। 2 मार्कर आपने ऐसे डील कर लिए। 7 मार्कर के लिए आपको सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे मत भटको। ठीक है, जैसे अब 7 मार्कर अगर हम कोई उठाते हैं, हाँ, इसमें एक ये अंतर वाला क्वेश्चन भी यही रिपीट हो जाएगा। चलो, अब इसमें क्वेश्चन है, पहले 2.1 को छोड़ो, 2.2 को देखो। गोत्र परंपरा की उत्पत्ति बताते हुए इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ही ऑलरेडी 2 बात उन्होंने बोल दी है। क्या बोला? उत्पत्ति बताते हुए महत्व स्पष्ट करना है। तो अब इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने खुद आपको क्या दे दिया, कि भाई तुम गोत्र परंपरा समझाओ। कितने लाइन में समझाओ? लाइन कितनी है अपने पास? 8 से 9 लाइन में। महत्व समझाने के लिए ज्यादा लाइंस लगेगी कि गोत्र परंपरा को समझाने में ज्यादा लाइंस लगेंगी? महत्व को समझाने में। तो गोत्र परंपरा शुरुआत में सिर्फ 3 लाइन कोशिश करो, 3 से 4 लाइन आप सिर्फ परंपरा को समझाओ। उसके बाद यहां पर आपने शुरुआत में परंपरा समझाई, फिर यहां पर डब्बा में लिखना पड़ेगा महत्व, ताकि क्वेश्चन का 1 सेगमेंट क्लियर दिखे कि भाई गोत्र परंपरा समझाइए। यहां लिख दिया महत्व, फिर महत्व में 1 2 3 करके कोशिश करो कि 5 पॉइंट में इसके महत्व समझा के आगे बढ़ो। क्यों? 7 मार्कर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट यहां लिख दिए, 3 लाइन ऊपर लिख दी, तो 7 मार्कर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या माना जाए, इसकी उत्पत्ति बतानी थी। ठीक है, उत्पत्ति सप्त ऋषियों से मानी जाती है, और वैदिक ग्रंथों के अनुसार गोत्र की स्थापना किसी ना किसी प्राचीन ऋषि के नाम पर हुई है, जिन्हें गोत्र प्रवर्तक कहा जाता है। यहां पर इनको एग्जाम्पल भी कोट करना था। ठीक है, जैसे कि अगस्त, कश्यप, ठीक है,
जो भी आपके आते हैं वशिष्ठ, तो एक का एग्जाम्पल लिखो तो पता चल गया, स्पष्ट से आइए। अब इसमें कोई कहानी समझाने लगे, गोत्र ये होते हैं, स्वगोत्र में विवाह वर्जित था, वैदिक में ये कहानी यहाँ जरूरत नहीं है। क्या बोला उसने? गोत्र को समझाने को नहीं बोला है, क्या बोला है? गोत्र की उत्पत्ति बताते हुए महत्व बताओ, और महत्व पे हमें ज्यादा फोकस करना था। क्लियर? तो नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है, संस्कृति का विभिन्न क्षेत्र पर प्रभाव बताइए। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के भी तरीके हैं, टू द पॉइंट बोली, बात खत्म हुई। अब संस्कृति का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव बताइए। अब इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि एक लाइन में थोड़ा सा संस्कृति बता दें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रभाव बताने के लिए 1 2 3 4, इन्होंने तो 7 डायमेंशंस दे दिए। अब इसका तरीका क्या होगा? इसके तरीके के लिए हम कोशिश क्या करते हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं इसको डिवाइड करती हूं। एक बच्चा लिखेगा कि भाई संस्कृति को क्या बताना है, अपने को विभिन्न क्षेत्र पर प्रभाव बताना है। एक ने कोशिश क्या करी कि मैं एक लाइन में संस्कृति को समझा दूं, ठीक है, संस्कृति को समझा दिया मैंने एक लाइन में, फिर मैंने यहाँ हेडिंग डाली प्रभाव, और इस प्रभाव के बाद मैंने 1 2 3 करके प्रभाव बताने चालू कर दिए, सिंपल सिंपल सीधे सीधे लिख दिए। दूसरे स्टूडेंट्स ने वही संस्कृति की डेफिनेशन बताई, यहां प्रभाव डाला, और दूसरे ने इन हेडिंग का यूज करा, पहले में एक हेडिंग, फिर उसने समझाया, दूसरे में दूसरी हेडिंग और उसने समझाया, तीसरे ने कुछ नहीं करा, सीधा संस्कृति का प्रभाव लिखा और यही तरीका अपनाया, ठीक है। अब देखो तीनों में अंतर क्या होने वाला है। इस इंसान ने संस्कृति भी समझाई लेकिन प्रभाव इतने स्पष्ट नहीं है, सीधे सीधे लाइन में चला गया। भले ही उसने एक एक्स्ट्रा नॉलेज लिखी है लेकिन वो रिलेवेंट नहीं थी। आपको संस्कृति समझाने को बोला, क्या नहीं बोला, आपने अपना टाइम वेस्ट भी करा और प्रभाव लिखने के लिए सिंपल सिंपल लाइन में चल के आप आगे बढ़ गए। इन भाई साहब ने संस्कृति को भी एक लाइन में समझा, सिर्फ एक लाइन, इससे ज्यादा नहीं देना, प्रभाव के लिए डब्बा बनाया, हेडिंग बनाई और यहाँ करा। ये इंसान थोड़ा सा जीत जाएगा, ये 3.5 से 4 मार्क्स के लायक के कंडीशन में है। ये इंसान ने क्या करा, सीधा प्रभाव लिख के लिख दिया, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के मामले में इस इंसान से हार सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसने प्रभाव लिखने का तरीका क्या करा है, हेडिंग के फॉर्म में करा है। क्लियर? अब हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, हम अपनी स्पीड को देखते हुए अडॉप्ट करेंगे। अगर आपके पास क्लियरली एक लाइन की डेफिनेशन याद आ रही है या फिर कोई ऐसा इंट्रोडक्शन याद आ रहा है जो प्रभाव से सम्मिलित हो, कैसे? अगर आप लिख पा रहे हो कि संस्कृति मानव जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रभाव डालती है, ठीक है, फिर प्रभाव और फिर चालू कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये हुआ, मेरा जो इंट्रोडक्शन था एक लाइन का वो मेरे क्वेश्चन से ही डिपेंडेंट था। फिर अगर आप संस्कृति क्या होती है, संस्कृति, अब जो भी आप लोग डेफिनेशन अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो, लेकिन वो एक लाइन में नहीं जा पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बताओ संस्कृति एक लाइन में लिख पाओगे? बताओ एक लाइन में कोई डेफिनेशन है क्या? कम से कम वो 2 लाइन अपने खर्चा कर लेगी। और भाई साहब से प्रभाव पे फोकस कर रहे हैं तो अपन क्यों होशियारी करें, ठीक है। तो ये वाली कोशिश में और ये वाले में फोकस करो कि अगर आपको ऐसा एक लाइन वाला कुछ कंटेंट याद आया है तो ही लिखो, नहीं तो सीधा प्रभाव पे उतरो, उसको बढ़िया प्रेजेंट करो, डब्बा बना के, बॉक्स बना के, ताकि चीजें हमें खुली खुली और स्पष्ट दिखे, ठीक है। ये 7 मार्कर की बहुत बड़ी डिमांड है कि कहाँ इंट्रोडक्शन लिखना और कंक्लूजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट है तो। अब इसी में हम वो चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मुझे नहीं आते प्रभाव, ठीक है, 2 प्रभाव याद आए, 3 प्रभाव याद आए, उसके बाद मेरी गाड़ी खत्म हो गई, तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे हमारा बचाने वाला काम, ठीक है। क्या बचाने वाला काम करते हैं हम लोग? आपको नहीं आए, अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, शुरुआत से बनाया बढ़िया सी संस्कृति की क्या लिखेंगे आप, डेफिनेशन लिख दो, 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन लिख दो, 2 लाइन, 3 लाइन तो बहुत हो जाएगा, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखो संस्कृति के। 3 प्रभाव आते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 3 लिखने के बाद फिर इन प्रभाव को, कुछ एक आध प्रभाव को 2 लाइन में यहाँ पर कंक्लूजन भी करो, ठीक है। अगर 3 आते हैं, एक थोड़ा सा फ्रेम करो, संस्कृति का कुछ इंपॉर्टेंस लिख दो, संस्कृति का कुछ करंट अफेयर से फैक्ट लिख दो।
बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ बढ़ जाएगी, बिल्कुल। जब नहीं आ रहे हैं तो आप लेंथ बढ़ा दो। दो तीन तरीके हैं आपके पास। यहाँ आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, या प्रभाव के अंदर ही कुछ एग्जाम्पल और सेट कर दो, कुछ और चीजों के इंस्टेंसेस डाल दो। मुद्दा पता क्या है, आपका जो 8 to 9 लाइन है वो यहाँ खत्म नहीं हो जानी चाहिए, भरी भरी दिखनी चाहिए उसको, बस। ये होता है साइकोलॉजिकल खेलना हमारे एग्जामिनर के साथ। आपने कुछ इररिलेवेंट नहीं लिखा है, लिखा संस्कृति के बारे में है। एक और चीज कर दो, प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है तो 1 2 3 डालो ही मत। क्या करो, ये खींचो लाइन और ये हमको बताना ही नहीं, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक लाइन में लिखते चले जाओ। 2 3 आ रहे हैं, एक तो संस्कृति यहाँ समझा दी और एंड में संस्कृति का महत्व समझा दिया, या कोई चीज आ रही है लिखने के बाद खत्म कर दो कहानी, ठीक है। पेज भी भर गया, कुछ इररिलेवेंट भी नहीं गया, और 0 से तो बच ही गए। 100% है कि 2.5 मार्क्स तो यहाँ आपको मिल ही जाएंगे। मैं नहीं कह रही 3.5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन 2-2.5 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर देगा। क्यों? क्योंकि आपने संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ चीजें करके मैनेज किया है। समझ गए? ये होती है जब हमें कुछ बनता है लेकिन सब कुछ नहीं बनता है। अभी हम आएंगे जब कुछ भी नहीं बनता है तब कैसे करना है, ठीक है। चलो, ये 2 हो गए। अब आपके बात करते हैं अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अंतर के लिए हमेशा चीज याद रखो, अंतर वाला क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ रहा है और 7 मार्कर में आ रहा है तो उस क्वेश्चन का लिखने का फॉर्मेट यही होगा। क्या होगा? ये यहां पर क्या लिखेंगे, उसके आयाम, जिन आयाम पे आप कर रहे हो, और फिर ये जो भी x और y हो जिनकी चीजों में हमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। ये 7 मार्कर का है। 2 मार्कर का रहेगा ये वाला। इसमें आयाम पे फोकस मत करो, जगह ही नहीं होती है, सीधा आएंगे क्योंकि 4 लाइन तो है। ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर x लिखो, y लिखो, 1 2 3, 1 2 3, बस। 2 मार्कर का क्वेश्चन है। 3 बातें, एक बात एक लाइन में कंप्लीट करके छोटा से छोटा लिख के हमें 2 मार्कर में ऐसे कंप्लीट करना है, लेकिन ये बॉक्स जरूर बनाना है। 7 मार्कर में आयाम के साथ लिखना जरूरी है। अब इसमें बिल्कुल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कब लिखेंगे? अब डिफरेंस पूछा है तो डब्बा तो दिखाना पड़ेगा भाई, लेकिन भाई डब्बे में मेरे पास पॉइंट कम है, तो फिर मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखूंगा। तो कहानी क्या निकल कर आई 7 मार्कर के लिए? जब तक आपको क्वेश्चंस में आपको पता है मेरे पास 5 से 6 पॉइंट्स हैं, तो परेशान नहीं होना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसी में वो भर जाएगा। अगर हमने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख दिया तो हमारे पास मेन कंटेंट को लिखने का स्पेस नहीं बचता है। हम 2 कंडीशन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यूज करेंगे 7 मार्कर में, जब हमारे पास पॉइंट्स कम है, या फिर हमारे पास 8 पॉइंट हैं तो हमने 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन में डाल दिया, 1 पॉइंट कंक्लूजन में डाल दिया, बाकी पॉइंट्स को बीच में 1 2 3 करके लिख दिया। तो ऐसे करने से क्या होता है, आदत होती है किसी, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने की आदत है। उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम अच्छा नहीं हो पाया है, दिख नहीं रहा है, तो मैं यही करती हूँ। मुझे 5 से 6 पॉइंट आ रहे हैं तो एक को ऊपर डाल लूंगी, एक को नीचे डाल लूंगी, बाकियों को पॉइंट्स बना के लिख देंगे। तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हो। डिफरेंस में कब फॉलो करोगे? जब आपको डिफरेंस के पॉइंट्स नहीं आते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको 7 मार्कर में शायद आपको बताई हो, फिर से अपन सुनेंगे। हम 7 मार्कर को ऐसे डिवाइड करते हैं, एक इंट्रोडक्शन का, एक कंक्लूजन का, और बीच में 5 पॉइंट्स। मिनिमम 5 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड अगर आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ लिख रहे हो। नहीं तो 7 मार्कर का क्वेश्चन है, 7 बातें लिखो और आगे बढ़ो। या तो तोड़ के लिख दो या फिर साथ में लिख दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था प्रभाव वाला, तो इसमें 3 ये और 4 ये, 7 पॉइंट तो उन्होंने डायमेंशन ही दे दिए, तो यहां पर कोई नीड नहीं थी, ठीक है। 7 मार्कर में प्रॉपर आयाम लिखना क्यों जरूरी होता है डिफरेंस में? क्योंकि इससे दिमाग की क्लैरिटी पता चलती है कि भाई जैसे कि हम लोग आप सब बैठे हो, अगर मैं सिमिलरिटी बताना चालू करूं तो तुम आप लोग सब क्या हो? आप 2026 की टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हो, सब कॉमन है। अब डिफरेंस किस बेस पे बताऊं मैं? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, या फिर चलो हटाओ, डिफरेंशिएट कर सकती हूँ आप लोगों में। सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे डिफरेंस कर सकती हूँ। जेंडर में इस क्लास में 2 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं,
कलर के बेसिस पे बोल सकती हूँ, कोई ग्रीन कलर का पहन के आया है, कोई ये कलर का पहन के आया है। और डीप डिस्क्रिमिनेशन क्या, फिजिकल क्वालिटीज पे डिस्क्रिमिनेशन कर दो, फिर आपकी एजुकेशन पे कर देती हूँ, फिर नंबर ऑफ मेंस के अटेम्प्ट्स के, प्रीलिम्स के अटेम्प्ट पे। दिमाग में क्लियरिटी आई कि हमें डिफरेंस के आयाम बताना क्यों जरूरी है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए इस बेसिस पर डिफरेंस आ रहा है। 10th-12th का पेपर नहीं लिख रहे हैं कि 1 2 3 लिख के ये ऐसा है वो वैसा है, लिखना वही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सामाजिक मूल एवं सामाजिक मानक में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुरुआत में परिभाषा लिखी, दोनों के उद्देश्य अलग होते हैं, प्रकृति स्थायित्व इनका प्रभाव का क्षेत्र अलग है, इनका नियंत्रण का तरीका अलग है और उदाहरण अलग है। एग्जामिनर को क्या खुशी होगी जीवन में कि भाई तुम्हारे ये आयाम क्लियर हैं, इससे ही आपका क्वेश्चन देखेगा, अच्छा ये चीज पे बात करिए, चलो ठीक है दे दो, बढ़िया से एक एक लाइन लिखिए, नीटनेस देखेगा, आपको आंसर में मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि यही डिफरेंस अगर हमारे 10 मार्कर में आता है और फिर हम ये चार्ट बनाते हैं तो मैडम 2 पेज में चार्ट कैसे लेके जाएं। ठीक है, ये चीज अब 10 मार्कर में हम चार्ट बनाने की स्पेशली मैं तो कभी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। 10 मार्कर क्या है, 10 मार्कर 2 पेज है भाई, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, आधी बातें बीच में अधूरी रह गई। हम 10 मार्कर को कैसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम 3 से 4 लाइन में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, फिर लास्ट की 2 से 3 लाइन में हम कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में भी यही फॉलो करो। ठीक है, अब तरीका आपका चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर सामाजिक मूल और सामाजिक मानक में अंतर स्पष्ट करने के लिए 10 मार्क में आता है तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। सामाजिक मूल और सामाजिक मानक क्या है, ये व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ कॉमन है इन चीजों में, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है, कहीं से तो एक कॉमन जगह से आ रही होंगी ये, तो वो चीज डालो किसमें, ये इंट्रोडक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे को याद आया कि आपके श्वसन प्रक्रिया और पाचन प्रक्रिया 2 प्रकार की प्रक्रिया है, क्या कॉमन है इनमें, ये शरीर को चलाने के लिए या उस चीज की कुछ प्रक्रिया है जो हमारी इंटरनल बॉडीज में होती है, बेसिक चीज है। तो ऐसे ही कोई भी जो चीज आई, महायान सेक्ट और हीनयान सेक्ट पर डिफरेंस आया, तो क्या है ये बुद्धिज्म की शाखाएं हैं जो बुद्ध की फिलॉसफी या उनके प्रोपोगेशन से लेके काम करती हैं, जो कि इस टाइम पे आके बुद्धिज्म में डिवीजन पे होने के टाइम पे बनाई गई। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सामाजिक मूल और सामाजिक मानक में मेरा सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ कर रही हूँ, लेकिन जस्ट मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों की कॉमन बातें यहाँ लिखो, डन, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हेडिंग डालेंगे हम, क्या सॉरी हेडिंग से पहले एक चीज क्या लिखेंगे, ये है, लेकिन विभिन्न आयामों के अंतर्गत इनमें कुछ क्या पाई जाती हैं, डिफरेंस या कहेंगे अंतर पाए जाते हैं। जो वो अंतर क्या है, आप 2 तरीके फॉलो कर सकते हो। पहला हेडिंग डाल दो कि भाई सामाजिक मूल्य है, और सामाजिक मूल्य की वही जो आपने यहाँ कहानी लिखी है, परिभाषा ये करके सामाजिक मूल्य डन कर दिया। दूसरी हेडिंग डाली सामाजिक मान्यता, सेम आयाम, आयाम बदलने नहीं चाहिए, जो 7 मार्कर में लिख दें, सेम आयाम पे यहाँ पर इनको पूरा समझा दिया। एक पेज पे एक हो गया, दूसरे पेज पे दूसरा हो गया, इस प्रकार से हमें मैनेज करना है ताकि सामने वाले को क्लियर ले कि इन्हीं पॉइंट पे इसको समझाया था, इन्हीं पॉइंट पे इसको समझाया था। कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन दोनों की इंपॉर्टेंस को लेते हुए आ जाएगा, या तो ये लिख दो या इनको कुछ करंट के साथ जोड़ के लिख दो साथ में। इन्होंने शायद लिखा है सामाजिक मूल समाज के नैतिक और आदर्श पक्ष को दर्शाते हैं, जबकि सामाजिक मानक उन्हें व्यवहारिक और अनुप्रयोग नियम होते हैं, दोनों मिलकर सामाजिक जीवन को दिशा और अनुशासन प्रदान करते हैं। ठीक है, कॉमन बात भी लिख सकते हो दोनों को लेके, भाई दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों की इंपॉर्टेंस उन्होंने डाल दी, कुछ करंट से याद आ रहा है तो करंट डाल दिया। ठीक है, यहाँ दोनों कहाँ से आए हैं, अब ज्वाइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है, ठीक है, फैमिली वाला टॉपिक है, तो दोनों किसके पार्ट है, परिवार के पार्ट है, तो हम परिवार की डेफिनेशन के पार्ट के हिसाब से इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, हमेशा कोशिश करना, ये तो क्वेश्चन और इजी होता है,
क्या कि भाई दो चीजों में डिफरेंस बोला है, बेस पॉइंट हम सेम रखेंगे, एक पेज पे एक बात इंट्रोडक्शन के साथ, एक दूसरे पेज पे दूसरी बात कंक्लूजन के साथ, खत्म कहानी। ज्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की, डिफरेंट डायमेंशन बनाने की जरूरत हमें है ही नहीं। कम पॉइंट आते हैं तो 4 पॉइंट लिख के थोड़ा सा बड़ा बड़ा और समझा दो, यहाँ पर कंक्लूजन बढ़ा दो, काम बन जाएगा। आराम से मैं लिख के दे रही हूं, अगर आपने चीजें लिखी हैं तो 6 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, प्रेजेंटेशन देखकर ही खुश हो जाता है, लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कनेक्ट जरूर करना कि मैं दोनों में अंतर बताने वाला हूं, और अंतर बताने के कुछ आयाम यहां से चालू हैं। एक कनेक्टिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है 10 मार्कर के क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो। हाँ हाँ हाँ, जैसे लिखा परिभाषा, मैंने हेडिंग डाली यहाँ पर, जो डब्बे में डाला सामाजिक मूल, और फिर मैंने यहाँ की पहली सब हेडिंग आई परिभाषा बताई, फिर मैंने इसके उद्देश्य बता दिए और मैंने इसकी प्रकृति बता दी। एक दो लाइन नहीं, अब जो स्पेस है आप अपने जिसके हिसाब से उसको, थोड़ा सा 10 मार्कर है तो अपने को यहाँ जैसे कम लिखा था, थोड़ा एलोबरेट तो करना पड़ेगा आपको, मतलब कंटेंट तो थोड़ा ज्यादा। अब जैसे यहाँ क्या लिखा, उद्देश्य जीवन को दिशा देना और नैतिकता बनाए रखना, 7 मार्कर में इतना ही लिख सकते थे। अब आप उद्देश्य है कि जीवन को दिशा देना और नैतिकता बनाए रखना, कैसे बना रहा है, लिख दो एग्जाम्पल। हम्म हम्म, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप एक तरीका ये अपना सकते हो, आपको लगता है कि किन आयामों पे है, अगर आपके पास डायमेंशन है, जगह है, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ लिखो कि विभिन्न आयामों पे इन पे अंतर है, गोला बनाओ, पहले ही आयाम बता दो। हम्म 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 हम्म, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ ये बताया कि आयाम सेम होने चाहिए। जहां डिफरेंस आप बता रहे हो, आप अलग अलग चीजों पर डिफरेंस नहीं कर सकते हो। अब मैं बोलूं जैसे कि आप हो और आप हो, मैं आपका डिफरेंस कर दूं कि भाई इनकी नाक है, लेकिन इनकी नाक ऐसी है, लेकिन इनकी आंख के बारे में फिर नहीं, इनकी नाक ऐसी है लेकिन इनकी आंख ऐसी है, तो क्या वो डिफरेंस प्रॉपर काउंट होगा? लेकिन मैं बोलूंगी दोनों ने टी शर्ट पहनी है, इनकी टी शर्ट का रंग ब्लैक है, इनकी टी शर्ट का रंग ग्रीन है, तब समझ में आता है हाँ भाई सही, उस पर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आयाम सेम रखो, कंटेंट आपके ऊपर है, आप कितना डालना चाहते हो। हम्म 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 हम्म, सब हेडिंग्स को लेके। हम्म, ठीक है। राजू भैया, हाँ, पानी ला दो प्लीज। हाँ हाँ। हम्म, कर उसी चीज को कर सकते हो। आपको आयाम नहीं समझ में आए किसी भी चीज के, मतलब आपको स्पेशली सब हेडिंग समझ में नहीं आई, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है। हाँ, की पॉइंट्स है। हाँ, ठीक है। प्राच हाँ, डिस्क्राइब करना रहता है। प्रभाव से बता दो, हमारा इस पे सामाजिक प्रभाव बता रहे हो किसी पे, चलो ठीक है। हम्म, जी अंदर आएंगे सामाजिक प्रभाव में, की पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हम्म, नहीं डील हो पाती तो आपने बोला एग्जाम्पल के साथ मैं कर सकता हूँ क्या? चल सकता है, कोई सर, आपने पॉइंट डाल दिया, अब आप उसके अंदर कैसे लिख रहे हो ये आपके ऊपर है। समझ में नहीं आता, कर सकते हो। अंत में भाई लिखना इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट लिखने से बचो। आपने अगर सामाजिक, उसमें सामाजिक की ही बात करी है तो आपका पॉइंट वैलिड है, चल जाएगा। बट इस पे ये ध्यान रखना कि एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में अपनी वर्ड लिमिट ज्यादा ना चली जाए। ऐसा होता है जब हम एग्जाम्पल फ्रेम करके चीजें समझाते हैं ना, तो हमारी वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा चली जाती है और अननेसेसरी सोचने पे पड़ जाता है। ये फ्रेमिंग का तरीका है, नो डाउट। इससे आप क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, छोड़ने की जगह आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की तो कोशिश करी, ये गुड पॉइंट है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम्म? होता है, किया है मैंने भी, कि भाई मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे कि मैं इसको कैसे समझाऊं।
एग्जैक्टली यही तरीका, इस पर अपन बात करते हैं। सही बोल रहे हो आप, ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, यहाँ देख लो। पेपर कंप्लीशन के लिए बात करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन, डिफरेंस बिटवीन, ये हो चुका है अपना, ये वाला हो चुका है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे लिखना है। ठीक है, इनडायरेक्ट आउट ऑफ द वे क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब आता है स्पेशली सोशियोलॉजी वाली बात के लिए। ठीक है, या ओवरऑल आप बोल रहे हो कि सोशियोलॉजी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पेपर क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि बन नहीं रहा था, कि सोचना पड़ रहा था, या हम पढ़ के ही नहीं आ पाए घर से, पढ़ के ही नहीं आ पाए घर से। ठीक है, देखो यार, अगर हम पार्ट बी की पूरी बात करें तो इस पार्ट बी को अगर आप ध्यान से देखो तो अपन 5वीं यूनिट से चालू करते हैं। ठीक है, अब जब भी इसको उठाओ पेपर को, 5वीं यूनिट पढ़ लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फिर है सामाजिक वर्ग और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे। इंग्लिश मीडियम वाले कितने? अरे बाबा है वो, समझ में आ रहा है, मैं इंग्लिश का भी वैसे सिलेबस लाई हूँ। ठीक है, खोल के बैठ जाओ एक बार। ठीक है, किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए कि हमको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलो, क्या है भाई, कहाँ गया मेरा सेकंड पेपर? हाँ, यूनिट 5, इश्यूज रिलेटेड टू सोशल क्लासेस एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब तीसरा आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सटेंशन एनजीओ, फिर स्टेटस ऑफ ट्राइब इन मध्य प्रदेश, और लास्ट में आता है फोक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इस यूनिट को जब भी सोशियोलॉजी करने जाओ, उठा के सबसे पहले इस यूनिट के नोट्स बनाएंगे। बहुत इजी तरीका है इसके नोट्स बनाने का। देखो, पहला है आपका एनईपी। अब उसने एनईपी से रिलेटेड आपको प्रॉपरली मेंशन कर दिया है कि मैं एनईपी से संबंधित उसका विजन पूछ सकती हूँ, मैं उसका सिद्धांत, स्कूल शिक्षा से संबंधित चीजें, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा। कुछ नहीं करना है, एनईपी का एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार करके रखो। बढ़िया सा मतलब जब भी एनईपी आएगा मुझे ये इंट्रोडक्शन तैयार करना है 10 मार्कर के हिसाब से। एनईपी के साइट पे जाओ, पीआईवी देखो, बढ़िया सी साइट्स देखो, लेकिन ऐसा इंट्रोडक्शन जो सब में काम आ जाए। क्या करा है एनईपी ने? एनईपी का जस्ट ये है कि इसने प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस करने का काम किया है। बात मान रहे हो? इसी बेसिस पे आज की डेट में हमारे एनसीईआरटी का करिकुलम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है। सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाना काम नहीं है इस एनईपी का, हमें ओवरऑल साक्षर करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षित करने का फोकस कर रहे हैं, साक्षरता नहीं बढ़ानी है। सिर्फ एक ओवरऑल जिस्ट समझना इस एनईपी का, कहीं भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। इन सब से रिलेटेड 3 से 4 लाइन का बढ़िया से इंट्रोडक्शन तैयार करो और इस टॉपिक के साथ लिख दो। यही याद करूंगा, यही समझूंगा और इसी को लिख कर आना है मुझे। डन, पहली चीज। फिर जो जो इन्होंने लिखा है वो पॉइंट से काम करते जाएंगे। जैसे कि अब विजन और सिद्धांत तो आपको बेसिक भी कहीं भी मिल जाएंगे, और ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी भी जाती हैं इंटरव्यू तक में। ठीक है, मुझसे पूछे थे। ठीक है, अब आता है टॉपिक इसका मेन, स्कूल एजुकेशन वाली बात। ठीक है, स्कूल हो गई और हायर एजुकेशन हो गई। ठीक है, इन दोनों चीजों से पहले जब हम एनईपी पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन खुद से तैयार करो, इसके फीचर्स। ठीक है, फीचर्स को क्या बोलते हैं? विशेषताएं या फीचर्स वाली बात करो। इन फीचर्स के कितने पॉइंट आपने पाइए? कम से कम 10 पॉइंट आने चाहिए आपको, क्लियर कट। हमने 5+3+3 4 का करिकुलम डिजाइन करा। हमारा टारगेट स्कूल शिक्षा में देने का है, वोकेशनल एजुकेशन का है। हम परख नाम का एक सेंटर बनाया है टीचर एजुकेशन में। ये कब फीचर्स तैयार होंगे? जब आप इन बेसिक को याद कर लोगे। तो ये फीचर्स अपन कब याद करेंगे? एंड में लिखेंगे, जब हम सारी चीजें पढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन अगर आता है फीचर्स लिखने का, तो उन फीचर्स को सेगमेंट में अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं, ये याद करते हैं, तो हमारे लिए भी आसान होगा सामने वाले पे। क्यों? क्योंकि फीचर में बात करी, पहले बजट इतना कर दिया, करिकुलम में चेंज किया, स्कूल शिक्षा में ये चीज करके हमें उसमें एनरोलमेंट इस ईयर तक इतना बढ़ाना है, उच्च शिक्षा में इतना करके ये बढ़ाना है। समझ गए? तो क्या है, उसने क्लियर दे ही दिया है, तो भैया पहले स्कूल शिक्षा ही पढ़ लो। अब स्कूल शिक्षा पढ़ेंगे तो स्कूल शिक्षा में सबसे बड़ी बात आएगी, भाई कितने वर्ष आप स्कूल शिक्षा दे रहे हो, आप इस वर्ष में दे रहे हो तो कौन सी भाषा में देना चाहते हो। ठीक है, बेसिक चीजें। आप भाषा में दे रहे हो तो इनके सिलेबस में क्या क्या डाल रहे हो आप। ठीक है, इनका पाठ्यक्रम क्या है,
ठीक है, यही सब बात करी है। पाठ्यक्रम होने के बाद सब कुछ अच्छा दे दिया, तो इसमें अब बच्चों को भी तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों को कब तक ला रहे हो भाई? 2030 तक या 35 तक कितना रेट करना है आपको? इसका 100% करना है। ये कुछ डाटा है। और इसके लिए अगर आपने कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हो तो वो वाली बात कर दो। 3-4 आयाम आप कवर करो। किसके हिसाब से? स्कूल शिक्षा को। स्कूल शिक्षा को प्रिपेयर करो 7 मार्कर के हिसाब से, उच्च शिक्षा को प्रिपेयर करो 7 मार्कर के हिसाब से, इन्हीं डायमेंशन से। ठीक है, 7 मार्क का मतलब सिर्फ 8 से 9 लाइन लिख लिए, लेकिन हेडिंग के साथ। ये इस इतने साल के बच्चों को डिवाइड करा है स्कूल शिक्षा में भी हमने, प्राइमरी, माध्यमिक और ये सारी चीजें 12th तक का। ठीक है, ये पाठ्यक्रम है, 3 भाषा में पढ़ाएंगे। फिर हम 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों की रेट ये बढ़ानी है, ऐसे मॉनिटरिंग कर। यही आयाम हायर के लिए भी आपको बनाने हैं। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की सबसे बड़ी बात होती है कि भैया इसकी तो क्या करो, डेफिनेशन याद करो। क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन सबसे पहले याद होनी चाहिए। स्कूल और हायर से एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सिंपल। और इन्हीं आयाम पे इनको डिस्कस करते चलो। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा क्या होती है, कैसे करने वाले हैं? इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, गोला बना के सिंपल बीच बीच में लिखते चले जाओ बस। फिर आता है आपका वैक शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा। क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है, ये होती क्या है? तो इनकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्कूल और हायर छोड़ के सबकी डेफिनेशन आपके नोट्स में प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। बेसिक है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा फर्रा डाउनलोड कर लोगे आप पेज का ना, आपको सब चीजें एक जगह मिल जाएगी। यहाँ वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी नोट्स पर रिलाई मत करना, चुपचाप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट चाहे पीआईबी से मिल जाए चाहे कहीं से मिल जाए, डाउनलोड करो। काम काम की चीज, अच्छे शब्द मिलते हैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में। यहाँ सोर्स की बात आ गई कि हम इसके लिए सोर्स कौन सा करें। बिल्कुल यहाँ मत जाना, बहुत ही फ्रेगमेंट में पीआईबी की वेबसाइट पर जाना, बहुत अच्छे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाया हुआ है। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज जो आती है वेलफेयर वाली भी चीजें। ठीक है, किससे संबंधित? सामाजिक वर्ग, उनके कल्याण। इसको तैयार करने का तरीका सिंपल कुछ नहीं होता है, 2 काम करने हैं। जैसे कि वुमेन का सिंपल करो, क्या आपको वुमेन से रिलेटेड चीजें रहती हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब ये लोग इस वर्ग में रखे गए हैं, मतलब प्रॉब्लम्स ही हैं, इसी वजह से यहाँ रखे गए हैं। अच्छाई नहीं है कि बहुत बढ़ रहे हैं, इस वजह से रखे गए हैं। क्या है? इनके सामाजिक वर्ग और उनके कल्याण से, मतलब कल्याण किसका किया जा रहा है? जिसको कुछ दिक्कत है। तो पहली बात इनकी प्रॉब्लम्स, और दूसरी बात उनके प्रॉब्लम के हमें देखने हैं सॉल्यूशन। कैसी प्रॉब्लम? याद करो, 7 मार्कर का प्रॉब्लम, 7 मार्कर का सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों मिला के ही 10 मार्कर में आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? इनको डिवाइड करो, सेक्टर स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम किस किस सेक्टर में। एक साथ मत याद करो भाई। इनको सबसे पहले तो पैदा होने की प्रॉब्लम है, तो इन्फेंट या चाइल्ड बर्थ की। क्या होता है? लड़कियों को मार दिया जाता है बचपन में। फिर बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद क्या दी इनको? एजुकेशन नहीं दी आपने। ठीक है, अगर जैसे तैसे एजुकेशन ले गए तो हायर एजुकेशन में नहीं मिल पाई इनको अपॉर्चुनिटी। हायर एजुकेशन में मिल गई तो इनको नौकरी नहीं करने दी। ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है, हर जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नौकरी मिल गई है तो शुरुआत में एक चीज यहाँ बीच में आ जाती है कि शादी आपको बचपन में ही कर दी जाती है, तो चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब और क्या आते हैं यहाँ पर? शादी हो गई, सारी चीजें हैं, अब एम्प्लॉयमेंट में आ गए तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका हैरेसमेंट हो रहा है, प्रॉब्लम है। ठीक है, इस चीज को, वुमेन वाली साइकिल को एक नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल अप्रोच। ठीक है, किसी भी विमेन से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज लिखने हैं तो चालू हो जाओ बचपन से लेके बुढ़ापे तक। बुढ़ापे पे आएंगे तो क्या है? विडोज के साथ इश्यू आ जाएगा, और ओल्ड एज वाला तो अपना टॉपिक है, तो वो वहां अपन अलग कवर कर लेंगे। दिक्कतें होती हैं जन्म से लेके एंड तक, दिक्कतें आपने प्रॉपर बता दी। इन सेगमेंट्स में इनको डिवाइड करो। ओके, क्लियरली इन सेगमेंट में सोचोगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ आपको? साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटी भी अगर कैरियर लेके चल रहे हो तो क्या पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप इतने सारे आयाम को कैसे मेंशन करते हो।
एक तरीका अलग अलग, नहीं तो बेसिक क्या आया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब प्रॉब्लम। सामाजिक बड़ा वर्ड आता है तो समाज के क्या सेगमेंट आते हैं, समाज में शादी आएगी, समाज में पढ़ाई आ जाएगी, ठीक है, और समाज में शुरुआत की प्रथाओं की वजह से उनको मार दिया जाता है। तीन चार बातें समाज के अंदर आ गई तो समाज ब्रॉडर एक्सपेक्ट हो गया। कहाँ यूज करना है आपके ऊपर है। 7 मार्कर लिखोगे तो ऐसा लिख दो 4-5 पॉइंट। 10 मार्कर लिख रहे हो तो सामाजिक कारण के अंदर और सब पॉइंट 3 बन सकते हैं। समझ पा रहे हो कैसे हमें कौन से आयाम को अपने आंसर में फ्रेम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिमाग में ये सब लिखे हुए होने चाहिए नोट्स में। इससे क्या फायदा होगा, मैरिज का डेटा आ जाएगा। मैरिज से क्या आ जाएगा, यहाँ पर इतनी इतनी वुमेन की चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। समझ पाते हो, फिर आप डेटा लिख पाओगे। डन। अब सॉल्यूशंस की बात आती है, इन्हीं चीजों पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पहले तो दिमाग में बेसिक क्या करेंगे भाई, पैदा होते से दिक्कत करी तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है लिखने का। हमारे पेपर में हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ किया है, एक गवर्नमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट पे लिख दो, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बात हुई है तो वो लिख दो, और फिर कुछ सोशल लेवल पे अगर आपने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ योजनाएं चलाई हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, वो लिख सकते हैं। या फिर आप अपने दिमाग को करके वे फॉरवर्ड में अपना दिमाग से कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक आने की खैर जरूरत नहीं पड़ती है। कहानी कहां तक जा रही है, इन पे ही जा रही है। कैसे इन पे जा रही है देखो, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन पे ही आ रहे हैं। इनको तोड़ेंगे, सीधा सीधा लिखना चालू करेंगे क्या गवर्नमेंट से रिलेटेड, नहीं। दो तरीके, पहला आप इनको इनके सेक्टर में डिवाइड कर दो। कैसा कि भाई बर्थ के लिए क्या करा, जन्म के समय क्या करा, ठीक है। फिर इनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है क्या, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम कर रही है क्या, इनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम कर रही है क्या, आप ऐसा तोड़ सकते हो। समझ पा रहे हो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है वो लिख दो, कोई स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट तो वो लिख दो, कोई एक्ट आया है गवर्नमेंट का तो वो लिख दो। समझ गए, क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछ लेता है। राइट द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, या वुमेन की हेल्थ के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही है, उनकी पढ़ाई के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही है, पॉलिसीज चल रही हैं। क्लियर। सो ये वाला को तैयार करना ज्यादा आसान है, 7 मार्कर में भी 10 मार्कर में। डायरेक्ट ये ज्यादा पूछते हैं, इसके पूछने के चांसेस कम है। ये आपके ऊपर है कि अगर कोई क्वेश्चन अलग से फ्रेम आ जाए और आपको लग रहा है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तीनों चीजें डालनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, ये एक्ट बनाया है, ये स्कीम बनाया है। समझ पा रहे हो, ये चीज कब होती है, जब हमारे दिमाग में क्या होती है, थोड़ी सी क्लियरिटी रहती है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको हर चीज क्या है याद आ गई। तो कोशिश करो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये तो आप सब बहुत अच्छे से याद कर लोगे। आंसर राइटिंग में थोड़ा सा सेगमेंट डिवाइड करके रख लेना। भूले भटके एजुकेशन से ही संबंधित कुछ स्कीम्स या एक्ट पूछ लिए तो मेरे पास एक जगह लिखे हैं कि वुमेन से संबंधित जितनी स्कीम्स है एजुकेशन की, उसकी एक्ट है, लेजिस्लेशन है, वो सब मेरे साथ है। डॉरी से संबंधित है, कल्याणी मध्य प्रदेश में कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसको कवर करना क्यों आसान होता है यार, इसको कवर करना क्योंकि सीधी सीधी स्कीम्स, किसी भी साइट पे जाना, विकास पीडिया नाम की साइट है, लिख देते हो यहाँ पर, ऑथेंटिक सोर्स है, इस पे सीधे आप डालोगे महिलाएं संबंधित थी जितनी भी स्कीम से एक बार में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो विकास पीडिया को आप फॉलो कर सकते हो, किस चीज के लिए, स्कीम्स के लिए। और स्कीम के बाद आप पीआईबी को भी फॉलो कर सकते हो, ऑथेंटिक आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा। और अगर एमपी संबंधित आपको स्कीम चाहिए है तो माई गव, एमपी माई गव करके आता है, एमपी माई गव करके इस साइट पे जाओगे तो मध्य प्रदेश से भी संबंधित जितनी स्कीम्स हैं, किस मिनिस्ट्री ने निकाली है या किसके अंतर्गत आती हैं, सारी मिल जाती है। थोड़ी सी थोड़ी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस वर्ग को डालना, वर्ग विशेष को, और आपको स्कीम प्रॉपर मिल जाएगी। क्लियर।
ऐसे ही सबको तैयार करेंगे, महिलाएं, बच्चे, विशेष अधिकारी प्राप्त वर्ग, हाँ, फिर जो जो विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न स्थापित समूह है, इससे रिलेटेड भी यही चीज करनी है आपको। कोई चीज, कोई इंसान विस्थापित हुआ है तो उसको क्या समस्या आएंगी भाई? खाने पीने की, रहने की, एम्प्लॉयमेंट की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ठीक है, इन्हीं सेगमेंट में बांटो और आगे बढ़ो। वही रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, यही 3-4 चीजें इन सबके साथ चले। ST SC में क्या लिखोगे? यही प्रॉब्लम। और किस में लिखोगे? बच्चों में क्या लिखोगे? हाँ, बच्चों के साथ शादी की दिक्कत, लेकिन चाइल्ड मैरिज तो है ही उसमें, उनकी पढ़ाई, उनसे संबंधित और मुद्दे, उनका पीयर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। और क्या जाएंगे? वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक के क्या मुद्दे? वही सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, सामाजिक रूप से इनको क्या कर दिया जाता है? साइडलाइन कर दिया जाता है, पेंशन मिलने पे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पैसा नहीं मिलता है। तो बेसिक डिवीजन क्या आया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का ही एक बेसिक डिवीजन आ जाता है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इस बेसिस पे तो हमें क्या करना है? इस चीज को कवर करना है। तुरंत हो जाएगा। गोला बनाओ महिलाएं, और महिलाओं के आजू बाजू सारी स्कीम्स लिख दो, उनकी एक एक हेडिंग डाल के, खत्म। एक पेज में एक इंसान को, मतलब एक सेगमेंट को कवर करो, आगे बढ़ो। फिर आता है आपका NGO और पंचायती राज। इनमें भी वही चीज है, क्या होते हैं? पंचायती राज की डेफिनेशन आनी चाहिए, CBO की डेफिनेशन आनी चाहिए, NGO की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्या है, क्या कार्य करते हैं, इनसे संबंधित एग्जाम्पल के साथ कोट करो। अगर आपने NGO लिख रहे हो और NGO में 3-4 NGO का एग्जाम्पल नहीं दिया तो हमारा आंसर ऑथेंटिक नहीं होता है। आप बोल रहे हो NGO स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में एक आध एग्जाम्पल तो दो। ठीक है, इस वाले सेगमेंट में एग्जाम्पल की जरूरत रहती है। अब जो नीचे के 2 बचे हैं, ये MP में जो भी आपको पढ़ाया जाए चुपचाप से एक ही कॉपी में बनाना, MP की प्रीलिम्स और मेंस की, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये बिल्कुल फैक्चुअल है। जो भी नोट्स हो, जैसा हो, उसको पढ़ के खत्म करो। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक में सिर्फ स्कीम लिखना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ स्पेसिफिक डेटा लिखने के अलावा बाकी आपको डेफिनेशन के साथ काम करोगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट? हैवी तो नहीं लग रहा है? काम की बात लग रही है? जल्दी करूं? अरे बोलो। है? आराम से चलो, ठीक है। 5वीं यूनिट आ गई। 4th यूनिट जो है और 3rd है ग्रामीण नगरीय समस्या और औद्योगिकरण, विश्वीकरण, सामाजिक और इसकी संरचना। इनमें क्या दिक्कत आती है? नोट्स वोट्स बने कि नहीं बने? बने हैं, तो पूरा क्यों नहीं होता ये? अब देखो, नीचे का जो 4th इकाई 4 का अवधारणाएं वाला कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं वाले में प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपका फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स कंपोजिशन। इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और प्रेजेंट डेटा क्या चल रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या? मध्य प्रदेश की और इंडिया दोनों की पता होनी चाहिए। फिर कल्चर एंड डेवलपमेंट, अगर सांस्कृतिक और विकास वाला जो है, इसमें संस्कृति और उत्तर आधुनिक पश्चिमीकरण, ये क्या होते हैं और उनका प्रभाव, बस। प्रभाव में किस किस डायमेंशन पे डालोगे? ये उन्हीं डायमेंशन पे डालोगे जो हम यूनिट 1 पे पढ़ के आ रहे हैं। पश्चिमीकरण का परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुटुंब पे क्या प्रभाव पड़ता है, ओवरऑल समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी डायमेंशन के साथ थोड़ा सा इसको डील करना है। ओके, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण 1901 से की वृद्धि, कारण और प्रभाव। क्या ये चीज हम ज्योग्राफी में पहले नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना। तो क्या करना है, इसको पढ़ने से 2-3 डेटा को याद करना पड़ेगा। 1901 से अगर वृद्धि हो रही है तो बर्थ रेट और डेथ रेट, उस समय की कंडीशन क्या थी, हेल्थ हमारा इंप्रूव हुआ, तो 3-4 डेटा के साथ आप इसको याद करो। ये क्वेश्चन डेटा डिमांड करता है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते कि अलग से दिमाग और अलग से डायमेंशन लगाने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आता है भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष। नोट्स बने हैं कि नहीं बने इसके? कितनों के बने हैं? बनाओ यार इसके नोट्स। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है ना, अगर इसकी मैं जिस्ट में जाऊंगी, अभी अपन पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जितना लिखा है ना सिलेबस की लाइन,
और इसके एग्जाम्पल, इस पेपर में जितना एग्जाम्पल आप अच्छे से कोट करते चले जाओगे ना, आपका आंसर अपने आप एनरिच हो पाएगा। और इसका एनरिच करने का तरीका रहता है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो चीजें जो जो चल रही। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2-3 केसेस हुए, किससे संबंधित? तलाक का बहुत ज्यादा केस चल रहा है और सोनम वाला केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है? शादियां टूट रही हैं, ठीक है, बॉयज, हाँ, सबसे बड़ा टारगेट। 1000 केस जो फीमेल पे होते हैं वो कौन याद करेगा? चलो, मैं ऐसा वो नहीं हो रही हूँ डिफेंडिंग, बट हाँ चल रही हैं चीजें। क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस? आपका मैरिज टॉपिक है, आप अवेयर हो कि मैरिज में क्या क्या चल रहा है, आए दिन 2 साल हुए, 4 साल हुए, तलाक का इशू चल रहा है। आप अपनी हेडिंग में भी लिखते हो कि भाई आज की डेट में जो मॉडर्न मैरिजेस है उसमें डिवोर्स ज्यादा इजी हो चुका है, हम डिवोर्स लेना आजकल इतना टैबू नहीं रहा है। आप उसकी अच्छाई भी लिखते होगे, उसकी बुराई भी लिखते हो। हाँ, पुरानी सभ्यता जैसे बंद के नहीं रहते हैं, आजादी के साथ काम करते हैं। हम अगर आज पेपर पढ़ रहे हैं, हम सोनम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम नीली टंकी वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सारी चीजें करा, तो अब इन एग्जाम्पल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो दिमाग लगाओ। क्या सामाजिक मूल्य की क्षति नहीं हो रही है? हो रही है। हम मटेरियलिस्टिक कल्चर में इन्वॉल्व होके आज हमारे लिए अपना पति, अपना परिवार कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। हम इतने इंडिविजुअल सेल्फ हो चुके हैं कि हमारी तरक्की से आगे हम कुछ दूसरी तरक्की देख ही नहीं रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को दूसरे तरीके से कोट करो कि क्या क्या दिक्कत है। वो चस्के लेके न्यूज नहीं पढ़नी है, बढ़िया सोनम के बारे में रोज अपडेट आ रही, वो खत्म हो गया। इसका जस्ट निकालो, बात आगे बढ़ाओ। भाई लड़की ने मारा है, क्लियर हो चुका है, क्लियर। उधर वो टंकी ने उसको खत्म किया है, मुद्दा क्लियर, बात हो गई है। अब उसका न्यूज नहीं पढ़ना, अब उसको कोट करो कि हमारे पेपर से कहाँ रेट हो रहे हैं। सामाजिक मूल्य में खत्म हो गया ये। डॉग मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में आ चुका है कि मैरिज का कॉन्सेप्ट इतना प्योर रहा ही ना। आप 7 फेरे ले रहे हो, आप कोर्ट में जाके शादी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आया तो अब 2 दिन में शादी तोड़ के वापस आ रहे हो। डाइवोर्स की रीजन यही है। डाइवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है आपके लिए वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके लिए आपके समाज के मूल्य कुछ मैटर नहीं करते हैं, आपके लिए 7 फेरों का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप उनको सीरियस ही नहीं ले रहे हो ना। मॉडर्नाइजेशन में इतना ज्यादा आ चुके हो, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस या ऑब्सेशन इज हैवी हो चुका है परिवार को संभालने से ऊपर। ठीक है। तीसरी चीज, आप लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अपने करियर के ऊपर अपने आप को इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है एज कंपेयर टू फैमिली को संभालना। अब यही बात ऐड कर दो किसमें, ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की बुराई करनी हो तो डालो इसको पॉइंट को यहाँ पर। क्या? अपने आप पे ज्यादा फोकस करना, परिवार जाए तो जाए, मेरा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल को ऐसे तोड़ मरोड़ के कोट करते रहोगे, यही सोशियोलॉजी है। ठीक है, आई थोड़ी सी समझ में? तो अगर नहीं भी समझ में आए, आप अगर जिस समझ पा रहे हो इस पेपर का, तो आपके लिए शायद लिखना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बस ये जो पहली यूनिट है, ये पहली यूनिट आपको डिमांड करती है सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत का, जो कि अपन ने डिसाइड कर लिया है कि इसमें हम सिर्फ वो डेफिनेशन याद करेंगे जो फेमस है और जो हमें याद हो रही है, जिसको हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी यूनिट में अगर देखेंगे तो दूसरी यूनिट में क्या है, समाज की संकल्पना, विविधता, अपराध का बदलता परिदृश्य। अब उसने बोला अपराध का बदलता परिदृश्य, तो किस किस से? नशीले दवाई वाला, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, साइबर अपराध क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रिफॉर्म भाई डेली चल रहा है। अमिताभ बच्चन बोल रहे थे, अपन परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी हेल्पलाइन थी भाई? ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री साइबर अपराध को डील करती है? क्या हमें ये पता नहीं होना चाहिए? डेली न्यूज़पेपर में आ रही हैं चीजें। फिर क्या आता है, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। जब महिलाएं यहाँ पढ़ोगे तो इन अपराध को क्या एक साथ कवर नहीं हो जाएगा? वो कवर हो जाएगा। अब इनके प्रति अपराध हो रहे हैं तो अपराध का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा। पूछा हो नहीं पूछा हो, लिखना तो पड़ेगा। या तो पूछ लेता है, नहीं तो जैसे क्वेश्चन आया कि बताइए भारत में नशीली दवाओं के प्रति लत होने से किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, बस इतना आया। पूरे लिखो, नशीली ये हो रहा है, ऐसे अपराध वैसे अपराध, रेट वेट लिख दी बढ़िया से, इतना रेट हुआ, नारकोटिक्स वाला कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है, एक आध एग्जाम्पल डाल दिया किन लोगों में हो रहा है। अंत में कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा है, तो अपराध इज अ प्रॉब्लम, राइट अ सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक डायमेंशन अपने आप में एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्लियर? अब वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता,
यही परंपरा और आधुनिकता की अपन कहानी पढ़ रहे थे। सब एग्जाम्पल डालो ना। अब रेप पार्टीज हो रही हैं, ठीक है, लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं। अभी बीच में चल रहा था इंदौर में लेट नाइट कंचल स्टार्ट करा था, क्यों बंद कर दिया गया बताओ? 24 आवर्स का चला था, अपराध बढ़ रहे थे। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। ये जो पेपर है ना, बहुत ओपन एंडेड हो सकता है। भाई नाइट कल्चर जो स्टार्ट हुआ था, बताइए नाइट कल्चर की क्या प्रॉब्लम्स थी? पेपर पढ़ोगे, पुष्यमित्र भार्गव ने जो जो चीजें बोली होंगी लेके रख लो, हमारा काम आ जाएगा। ठीक है। राष्ट्र निर्माण की क्या समस्याएं हैं, वो तुमको पूछ नहीं रहा कौन सी समस्या बताओ, उसने खुद बता दी। भाई धर्मनिरपेक्षता एक समस्या है, बहुलवाद एक समस्या है, और एक राष्ट्र निर्माण की समस्या है। ठीक है, तो इनको क्या लिखोगे? समस्याओं के कुछ एग्जाम्पल के साथ। धर्मनिरपेक्षता अगर नहीं स्थापित हो रही है तो कैसे नहीं हो रही है, क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं, किस बात पे धर्मनिरपेक्षता नहीं हो पा रही है, उनको सबको लिख के उनके सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट 3, ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर और ग्रामीणवाद और नगरवाद। इसमें सोशियोलॉजिस्ट की कोई डेफिनेशन है क्या बताओ? टॉपिक पढ़े आपने ये? कोई सोशियोलॉजिस्ट स्पेशल पूछा? नहीं पूछा। ठीक है। किसान अध्ययन 73 संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था। हम पॉलिटी में क्या पंचायती राज नहीं पढ़ा है प्रॉपर? वहां से आ जाएगा। फिर इनके मुद्दे क्या? बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। अब ग्रामीण और नगर में सबसे पहला क्या अंतर है, ये हम क्या स्पष्ट नहीं कर सकते? पहले तो ग्रामीण समाज और शहरी समाज की क्या आनी चाहिए आपको? डेफिनेशन आनी चाहिए। वेरी गुड, कहीं भी आएगा उठा के उसको ऐड कर देंगे। ग्रामीण समाज की विशेषताएं पता होगी तो कभी अंतर आता है तो उन अंतर के बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी समाज की प्रॉब्लम्स हैं, डील करो। अगर आपको उनकी विशेषताएं पता है कि भाई ग्रामीण समाज में इतने लोग रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, सेक्टर्स में डिवाइड करो। हेल्थ की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, लिविंग स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में, दोनों जगह पॉल्यूशन है। यहाँ पॉल्यूशन कम है लेकिन वहां पॉल्यूशन ज्यादा है। होता तो यहाँ भी पॉल्यूशन है। किस चीज का पॉल्यूशन होता है गांव में बताओ? पेस्टिसाइड्स का। और आप अगर एलपीजी वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो चूल्हे का पॉल्यूशन है। ग्रामीण महिला ही प्रभावित है इससे। ठीक है। फिर नगरीय समुदाय की विशेषताएं पूछ ही लिया उसने, और नगर नियोजन की अवधारणाएं। अब देखो, नगर नियोजन से संबंधित अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी एमपी वाली, कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्ट आ गया है उनसे। कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई थी कि गुड़गांव जो है आपका, हाँ गुड़गांव, गुड़गांव को प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल पे डेवलप किया था, लेकिन अब वो इतना एक्सपेंड और सब होता जा रहा है कि उसका कोई प्लानिंग, दुनिया की प्लानिंग सब धरी की धरी रह गई। क्या एग्जाम्पल है? फेल्ड अर्बनाइजेशन का, नगर नियोजन का। अब इस नगर नियोजन से अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो क्या हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो हम हड़प्पा का नगर नियोजन नहीं सजेस्ट कर सकते? किसमें? या तो चालू कर दो बढ़िया से कि नगर नियोजन का सबसे बेहतरीन हमने अगर एक उदाहरण देखा है तो 4000 या 2000 साल पहले की सभ्यता है, बढ़िया था। या कंक्लूजन में ये प्रॉब्लम आज हमें अगर बढ़िया नगर नियोजन करना है तो हम हड़प्पा सभ्यता से क्या ले सकते हैं? सीख ले सकते हैं, जिसमें उतने वक्त पहले भी आज ड्रेनेज की समस्या, आपके पास टाउन प्लानिंग की समस्या, रोड कंस्ट्रक्शन की समस्या, आपके आए दिन पुल टूटते जा रहे हैं, हफ्ता भर भी नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ तो मटेरियल क्वालिटी की समस्या है, प्रॉपर नियोजन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अब चीजों में लोगों का लिविंग चीजों में सब मिक्स होते जा रहे हैं, धारावी वाला इशू। क्या हम इन सब चीज को नियोजन में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या हुआ? आप जितने अवेयर हो, जितने चीजें पढ़ रहे हो, आपके अपने आप फैक्ट्स निकलते चले जाएंगे और डायमेंशंस आते जाएंगे। अब वही भोपाल इंदौर पे आते हैं। भोपाल इंदौर को अगर हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया है तो क्या दिक्कत हो रही है? या इसमें अच्छी बात तो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी टायर 1 सिटीज बन रही है। तो क्या था उसमें कि भोपाल रीजन के अंदर राजगढ़, सीहोर, ये दनफन की जितने भी आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट है, इनको क्या कर दिया गया? भोपाल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाल दिया गया। अब जो जो काम डेवलपमेंट का भोपाल से होगा वो इन सब चीजों पे, इन लोगों पे क्या होगा? इंक्लूड होगा। छोटा सा एग्जांपल, भोपाल के पास है मंडीदीप। मंडीदीप एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको उसके अंदर लेकर आओगे तो मंडीदीप वैसा किस डिस्ट्रिक्ट में आता था? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो लड़ाई होती थी। लेकिन अब भोपाल के अंदर आप डाल दोगे तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप हो पाएगा। ठीक है। सेम चीज यहाँ पीतमपुर कहां पर आता है?
धार में हमने इनको डेवलप करना स्टार्ट किया। जैसे कि दिल्ली में क्या चालू हुआ था आपका, दिल्ली में क्या चालू है, एनसीआर सिस्टम, ठीक है, उस बेसिस पे चालू हो रहा है। तो बेसिक चीजें हैं, जितना अच्छे से समझ पाओगे हम उस समस्या को क्या डील कर पाएंगे। पेपर पढ़ लो थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बस दिमाग में रखो कि मेरे सोशियोलॉजी का टॉपिक है नगर नियोजन। हिस्ट्री पढ़ा है तो ये हड़प्पा का भी यूज हम नगर नियोजन में करेंगे, सोशियोलॉजी में, ठीक है, और करंट में जो चल रहा है। डन। इनको कारक और भारत में नगरीय प्रबंध की समस्याएं, वही लिखा है, इनके कारण सॉल्व सॉल्व बस। तो ये जो तीन नीचे की सॉरी 4 यूनिट हैं, ये सिर्फ समस्याओं और समाधान पे ही गेम खेल रही हैं। समस्याएं क्लियर होंगी तो समाधान पे काम करोगे। समाधान कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट 3 चीजों पे करती है, या तो वो उसके लिए पॉलिसी लाती है, एक्ट लाती है, नहीं तो स्कीम बना के काम करती है। अर्बनाइजेशन से अमृत भारत और स्मार्ट सिटी मिशन, ये आपके इसमें लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल डालो, अभी कोई और एक और स्टेट हुआ है जिस पे नियोजन पे काम हुआ है, वो तो जाने दो, कुछ मत करो, अपना इंदौर पे फोकस करो। क्या नियोजन पे काम चल रहा है, चल रहा है। सफाई के साथ हम एक नगर में क्या प्रॉब्लम आती है, वेस्ट वेस्ट को कलेक्ट करना या उसको सेग्रेट करना एक प्रॉब्लम है बड़े बड़े शहरों में। आपका डायमेंशन अलग आ जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि रहने के लिए नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बेसिक डायमेंशन सबको पता है। नया डालो, जितना आपका वेस्ट निकल रहा है क्या वो नियोजित हो रहा है, प्रॉपर जा रहा है, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं, और ऊपर के तो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ऋण पुरुषार्थ बेसिक याद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो सिलेबस का हो गया, अब कुछ पॉइंट बचे हो तो बताओ। कितने बज गए, अरे बाबा 8 बज गए। हाँ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के लिए लिखने का तरीका पता क्या होता है, आपको जितना आता है उसके बारे में। जैसे कि नगर नियोजन से अपन बात करते हैं, नगर नियोजन के कुछ चीज पूछ लिए, हटाओ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ लिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के आयाम बताओ, कुछ भी आयाम बताओ, एलिमेंट्स बताओ, आया आपको नहीं आ रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ के गए हो, उसके जिस्ट पता है, तो उनको ही यहाँ पर आप लिख कर आ जाओगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें। और आउट ऑफ द वे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं पकड़ना है, सिर्फ उसका एक पॉइंट पकड़ लो जो आपको बेसिक पता हो, इर्रेलेवेंट मत जाना, बस उससे संबंधित कुछ ना कुछ बातें लिख के चला जाना, तो जीरो से तो गाड़ी ऊपर ही बढ़ जाएगी, जीरो पे नहीं जाएगी, ठीक है। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि किसी भी चीज में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। सोर्स टू बी फॉलोड, अब स्पेसिफिक सोर्स मुझसे बताओ किस किस का चाहिए, तो फिर मैं उस पर बात करूं। चलो, सोर्सेस, जिसने क्वेश्चन पूछा था या बाकियों को हो वो मुझे बोलते जाओ, अपन उस पर बात करेंगे। बताओ किसका चाहिए, सोशियोलॉजी का। देखो यार, यूनिट 1 का जो टॉपिक है, मैं स्पेशली कोई बुक स्पेशल रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जब शुरुआत से पढ़ा था तो मैं क्या करती थी, मैंने टॉपिक डाला और टॉपिक के आगे मैं 2 चीजें लिख देती थी, एनसीईआरटी या फिर ई ज्ञान कोश स्पेसिफिक। बाकी हमारे कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, ठीक है। प्रॉपर दिया हुआ है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं जिन मैडम ने बनाया है, बढ़िया काम किया है, ठीक है। नहीं समझ में आए, नहीं नोट्स लेना चाहते हो, तो मेरा रहता है एनसीईआरटी ज्ञान कोश में लिखती हूँ, 5 से 10 पेज का पीडीएफ आता है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है, ये तरीका। नेक्स्ट, और किस चीज का सोर्स, यही और फिर यही, ज्यादा नहीं है। देखो नहीं है, सोशियोलॉजी की कोई बुक मैंने पर्सनली रिकमेंड नहीं करी है। मैं आपको बोलूंगी कि मोटी मोटी बुक उठा के ले आओ, कोई मतलब नहीं, हमें सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। इनको डालोगे काम की चीजें जाती हैं, और इन्होंने सॉर्ट करके जितना है उतना लिखो, मैंने बताया ना, सिंपल सिंपल डेफिनेशन पता है, फिर उसके ऊपर आपका दिमाग कितना दौड़ा के कितने डायमेंशन क्रिएट कर पा रहे हो ना, ये आपके ऊपर। यही सोशियोलॉजी, फिर एथिक्स, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ओपन एंडेड पेपर है ये, कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो। जितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो ना अपने दिमाग को दौड़ा के, उतना आपको फायदा होगा,
ये सिर्फ सिंपल रटने वाले, यहाँ पर सिर्फ जैसे एथिक्स पढ़ते हैं अपन, तो एथिक्स में भाई क्या होता है, जैसे एप्टीट्यूड एटीट्यूड डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अब उसको कैसे यूज करना है बिना एग्जाम्पल के तो वो अधूरा है ना, सेम चीज इसके साथ आ जाती है। ठीक है, और बताओ। स्कीम्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, स्कीम्स के लिए बिल्कुल मत परेशान होना, आप विकास पीडिया देख लो। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट सोर्स है अभी तक का एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है इसमें। बेसिक, गरीबी क्या है, भुखमरी क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होगी, बच्चों जैसे बहुत प्यार से समझाया है इसमें। डाउनलोड कर लो, सेकंड हैंड ले लो, आपका काम बन जाएगा अपना सिलेबस। प्लस दूसरा हमें इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे किसी भी हालत में पढ़ना है इंडिया का और एमपी के, उसके लिए ये, इससे क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं स्कीम बेस्ड, और यहाँ से हम जो जो स्कीम्स बजट में आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आई हैं, वो 2 मार्कर में आ जाती हैं, और इन स्कीम का यूज करके हम 7 और 10 मार्कर को अच्छे से लिख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो 11th की एनसीईआरटी आपको समझा देगी। ठीक है, अगर और इससे समझ में नहीं आया तो एक बार 10th की ले लेना, इससे अलावा आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बताओ। एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बहुत बेसिक चीजें। एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ने को बोला तो मत समझो कि मैडम हमें ज्यादा बोल रही, नहीं, बच्चों की किताब है, बच्चों जैसे पढ़ के समझ के आगे बढ़ जाओ, बस ये होता है एनसीईआरटी पढ़वाने का रीजन। और बताइए, सोशियोलॉजी में अगर हम अच्छे स्कोर की बात करते हैं प्रॉपरली, तो हमारा सोशियोलॉजी के साथ क्या है, पॉलिटी का पेपर है और सोशियोलॉजी का पेपर है। ठीक है, पॉलिटी में लेके चलो कि हम 150 में से आराम से, थोड़ा सा एनालिटिकल आता है तो पॉलिटी के में 85 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 75 प्लस लेने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर में पॉसिबिलिटी है कि हमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गेम खेलेंगे किस पे, हम यहाँ पर 7 मार्कर और 10 मार्कर में अपनी क्रिएटिविटी दिखा के गेम खेल लेंगे। और अगर लग रहा है कि फिर भी नहीं बन रहा है तो कोशिश करो इस 85 को, कोशिश करो इसमें पॉलिटी में 90 लाने के लिए। पॉलिटी में अगर हम 90, बहुत अच्छा स्कोर बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा, मतलब जो डिप्टी कलेक्टर बनने वाला। ठीक है, बोलो बोलो, कुछ आया दिमाग में कोई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उन दो फैमिली किनशिप में ही सोशियोलॉजिस्ट का इशू है, हम वहां क्यों फंस रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस पूरी यूनिट से ही 2 मार्कर के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बताओ? 3। वही वही वाली बात है ना, तो वर्णाश्रम आ रहा है, वो आ रहा है, उस पर फोकस करो। नीचे की यूनिट तो हम लिख सकते हैं ना कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि क्यों हम इसमें परेशान हो। तो अगर आपको नहीं बन पा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन का अगर लॉस भी हो रहा है, तो आप इधर से मार्क्स कंप्लीट करो ना, यहां से अपन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस पे। और अगर है तो 75 से 80, फिर खराब हो गया क्या ये, 75 से 80 का स्कोर लेकर आओ, और 90 मतलब ओवरऑल 170 पेपर 2 में स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है। क्या हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। आते हैं, जब आपका पॉलिटी के साथ क्या था पहले, बताओ क्या था? सोशल, सोशल सेक्टर था पहले पेपर तक। तो सोशल वाले इश्यूज में क्या था, जो दूसरा पेपर था उसमें बिल्कुल स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, बेसिक बेसिक। उसमें आपके यही मुद्दे बताए जाते थे, एसटी एससी के मुद्दे, स्कीम, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स थे पॉलिटी के साथ। पॉलिटी में बच्चा क्या करता है, हर बच्चा सेम मार्क्स लेकर आता है, उसको गवर्नर का रूल, ये प्रेसिडेंट, ये क्या होता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होती है। लेकिन अब आयोग टू द पॉइंट क्वेश्चन करने लगा है, तो 2 मार्कर में यहाँ पर गेम हो जा रहा है। क्या? सीधी सी स्कीम पूछ दी, ये स्कीम कब चालू हुई, वर्णाश्रम पूछ रहे हैं, संस्कार पूछ रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी पूछता है आयोग, गर्भ से पहले के संस्कार, वर्णाश्रम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में बताओ। रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं, ढंग से याद नहीं हुई तो वहां पर दिमाग गोल हो जाता है। तो 2 मार्कर बहुत गड़बड़ कर दे रहा है किसमें, इन 2 पेपर में, इसीलिए चीजें जा रही है। लेकिन ये एक ऐसा पेपर पहले टाइम पे हुआ करता था कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे।
हिस्ट्री ज्योग्राफी में हिस्ट्री खराब करता था, ज्योग्राफी ठीक करता था, तो बच्चा 160 के अराउंड लाता है। यहाँ आप अभी देख पेपर देने जाना, पेपर 2 सबका बहुत अच्छा जाएगा अभी भी, अगर सोशियोलॉजी मैनेज कर पा रहे हो तो। पेपर 3 जाओगे, बीए का बच्चा या वाकई बच्चा थोड़ा सा रोता हुआ आएगा क्योंकि साइंस उसको परेशान करेगी। पेपर 4 में 2 पेपर हैं, हाँ एथिक्स परेशान कर सकता है डेफिनेशन के बेसिस पे, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयोग ने क्या करा है, एक थोड़ा टफ एक थोड़ा इजी करा है। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि हमें इन 300 मार्क्स में से किसको कितना कवर करके हम आगे से खेल सकते हैं। आपको पॉलिटी स्ट्रांग है, आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, स्कीम्स तो दोनों में ही आने वाली हैं, ठीक है, कुछ कुछ लेवल पे। तो स्कीम पे तो काम करना पड़ेगा जो बाद में भी यूज हो सकती है, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में बताऊं, ठीक है। सब इम्पेशेंट भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फ्राइडे को डिस्कशन रहेगा ना, मैं ही आ जाऊंगी, पेपर 3 से और बात कर लेंगे अपन, ठीक है। पक्का कोई डाउट तो नहीं है अब? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मोस्ट